नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम MPPSC 2025 को टारगेट लेते हुए एक सीरीज़ आपके लिए लेके आए थे, MPG के टारगेट सीरीज, जिसकी 15 से ज़्यादा क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर डल गई हैं। साथ साथ इसके प्लेलिस्ट फॉर्म में भी आपको मिल सकती है। आपको यह सीरीज जाके डेली लगानी है। ओनली 30 मिनट की यह सीरीज होती है, जिसमें हम मैक्सिमम 25 प्लस MCQ सॉल्व करते हैं, जो कि MPPSC के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज को जैसा आप प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगातार बनाए रहिएगा। और शुरू करते हैं हम हमारा आज की क्लास। तो देखिए, पहले हम कल के जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर मैं बता देता हूँ। तो कल मैंने पूछा था मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन जी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है और यहाँ मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य न्यायाधीश से मुख्य सचिव हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है। कुकरू खामला की बात करते हैं तो कुकरू खामला बैतूल में स्थित है। आप सभी को पता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे पहले कॉफ़ी या चाय के बागान स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो दोनों का आंसर आप सभी को मिल गया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन PSC बाय डीसी सर को आप डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, आज हमने कल हमने देखा था कि हमने FLT 2 को अपलोड किया था। आप जाके एक बार PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। और दोस्तों, आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ जो पेपर बना रहे हैं उसको एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सर, जैसा एग्ज़ाम में पेपर आता है लगभग वैसा ही आप हमेशा पेपर बना के हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों, कभी आपको इसे ज्वाइन करना है तो मात्र 499 की प्राइस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप इसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ हमारा लाइव बैच चल रहा है, लाइव बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में तंतुबाह्य श्रेणी का विवरण मिलता है? तो देखिए दोस्तों, ये तंतुबाह्य श्रेणी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका एक मतलब और होता है कि तेलीय लोगों का विवरण कहाँ पर मिलता है। तेलीय लोगों का विवरण हमें कहाँ मिलता है? तो भैया, ये हमने देख रखा था कि सर, जो कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख है, इसमें हमें तेलीय लोगों का विवरण मिलता है या तंतुबाह्य श्रेणी का विवरण मिलता है। अब देखो, हम मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो जो मंदसौर अभिलेख है उसके 2-3 नाम से इसे पूछा जाता है। एक दसपुर अभिलेख भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, कुमार गुप्त का अभिलेख भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सर हमारा है मंदसौर जिले में स्थित है। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसके जो लेखक है उनका नाम क्या है? वत्स भट्टी नामक एक संस्कृत कवि थे, उनके द्वारा इस अभिलेख को लिखा गया था। ये बात आपको याद रखना है। इसके बारे में एक और बात याद रखना है इस अभिलेख के बारे में, कि इसमें सर्वप्रथम जो हमारा प्रचार होता है या विज्ञान प्रचार होता है या क्या एडवर्टाइजमेंट होता है, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का उल्लेख भी हमें इस अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है? कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। कितनी बात हमने कर ली, ये भी पूछा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, इसे भी पूछा गया है। दसपुर का अभिलेख का संबंध किस राजा से, यह भी पूछा गया है। तो यहाँ याद रखना, कुमार गुप्त के साथ साथ बंधु बर्मन से भी संबंधित है। ठीक है, किससे? बंधु बर्मन से भी संबंधित है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन नाम मेकल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है? अब देखिए, कितनी कठिन भाषा लिखी है MPPSC ने। सीधा सा ये बात होनी थी कि प्राचीन जो नगर था मेकल, उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मेकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसी कारण उसे क्या कहा जाता है? मेकाल सुता के नाम से जाना जाता है। ये बात तो आप सभी को पता है। अब भैया, कहाँ से निकलती है? तो सर, नर्मदा निकलती है, अमरकंटक अनूपपुर से होकर निकलती है। ये बात भी आप सभी को पता है। अब अमरकंटक का ही पुराना नाम क्या था? मेकाल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए वाला। उज्जैन की हम बात करते हैं तो उज्जैन के 2 नाम थे, अवंती या सिप्रा नगरी के नाम से इसे जाना जाता था। दोनों नाम याद रखिएगा, पूछा गया है। फिर मालवा को मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
और बुंदेलखंड में आप सभी को पता होगा चेदी महाजनपद थी। कौन सी महाजनपद थी? चेदी महाजनपद कहाँ पर हुआ करती थी? तो बुंदेलखंड में हुआ करती थी प्राचीन काल में। मालवा में आपने सुना होगा अवंती महाजनपद हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ सभी पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम पर जल समाधि ली थी? तो दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? चंदेल शासक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चंदेल वंश की बात कर लेते हैं। चंदेल वंश की बात करते तो 9वीं-10वीं शताब्दी के दौरान बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पर किसका शासन था? तो चंदेल राजाओं का शासन था। प्रारंभ में यह जो राजवंश था वह पृथ्वीयारों के सामंत शाही के अंतर्गत क्या करते थे? शासन करते थे। ठीक है, फिर एक व्यक्ति आए, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया? नन्नुक नामक व्यक्ति आए, उनने चंदेल वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, फिर एक व्यक्ति आते हैं यशोवर्मन। यशोवर्मन ने प्रतिहारों की सामंत शाही को क्या करा था? पूर्णतः नकार दिया था। इसलिए वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यशोवर्मन को माना जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। फिर इनके एक राजा हुए, राजा धंगदेव, यशोवर्मन के बाद। तो जो राजा धंगदेव थे उन्होंने गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना के संगम पर क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। इसीलिए कहते हैं कि राजा धंग ने क्या ली थी? जल समाधि ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? राजा धंगदेव है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, धार में शारदा सदन की स्थापना किसने कराई थी? तो देखिए दोस्तों, यह पीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, परंतु अधिकतर किताबों में लिखा गया है कि किसने की थी शारदा सदन की स्थापना? तो राजा भोज द्वारा की गई थी। पर पीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, तो हमें ज़रूर याद रखना है। देखिए इतिहास की बात करते हैं तो 1034 में शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा भोज के द्वारा की गई थी, ऐसा कहा जाता है। परंतु 1456 में मालवा के एक शासक थे महमूद खिलजी करके। कौन? महमूद खिलजी, जो कि मांडू पर क्या करते थे? शासन करते थे। महमूद खिलजी ने क्या किया था? ये शारदा सदन को तोड़वाकर यहाँ पर मौलाना कलामुद्दीन, जिसकी मौलाना कमाल उद्दीन की दरगाह का निर्माण करा दिया था। किसका निर्माण करा दिया था? मौलाना कमाल उद्दीन की दरगाह का निर्माण करा दिया था। परंतु 1880 में यहाँ पर वापस खुदाई की जाती है और यहाँ पर बाघ देवी की प्रतिमा मिलती है। बाघ देवी यानी माँ सरस्वती की यहाँ से प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। पर एक अंग्रेज थे मेजर किनकेड नामक, तो वहाँ मेजर किनकेड क्या करते हैं? जो बाघ देवी की प्रतिमा है वह कहाँ लेके चले जाते हैं? यूके लेके चले जाते हैं। वर्तमान में जो बाघ देवी की प्रतिमा है वह हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो यूके में प्राप्त होती है। अभी वर्तमान में यह चर्चाओं में रहा है, इसलिए मैंने ये सभी कहानी आपको बताई है कि शारदा मंदिर किसने बनवाया था। तो 1034 में राजा भोज द्वारा, 1456 में इसमें कौन सी? मौलाना कमाल उद्दीन की दरगाह बनवा दी थी महमूद खिलजी ने। फिर 1880 में यहाँ पर मेजर किनकेड को बाघ देवी की प्रतिमा मिलती है और ये कहाँ लेके चले आते हैं? यूके लेके चले जाते हैं। तो आपको इतने सारे पॉइंट जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की थी। यानी गरुड़ स्तंभ किसने लगवाया था? कहाँ पर? विदिशा। और विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो विदिशा का प्राचीन नाम था बेस नगर, या इसे क्या कहा जाता है? भेलसा कहा जाता है। दोनों नाम से जाना जाता है विदिशा को। अब देखिए हम बात करते हैं हेलियोडोरस की। तो हेलियोडोरस जो थे वो क्या? यूनानी राजदूत थे। यहाँ पर सुंग राजाओं का शासन था उस दौरान, और सुंग में कौन थे? भागभद्र नामक सुंग राजा उस दौरान क्या थे? राजा थे विदिशा के। इनके काल के दौरान एक यूनानी राजदूत जिनका नाम रहता है क्या? हेलियोडोरस। सब पूछा हुआ है कि कहाँ का था, ये सभी पूछे हुए हैं, तो आपको याद रखना है। यूनानी राजदूत थे हेलियोडोरस, यह विदिशा आते हैं और विदिशा में खम्ब बाबा या गरुड़ स्तंभ की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? गरुड़ खम्भ या खम्ब बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बारे में पूछा जाता है कि यह किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना है यह भागवत धर्म से संबंधित है, यह भी पूछा गया है।
किनको समर्पित है? तो भगवान वासुदेव को समर्पित है, और वासुदेव यानी भगवान कृष्ण को समर्पित है। और कृष्ण भगवान कौन है? भागवत धर्म जो फॉलो करते हैं वह कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। आप सभी को यह पता होगा। और यहाँ जो गरुड़ के ऊपर जो कुछ लेटर लिखे हुए हैं, आपको याद रखना है वह पाली भाषा में लिखे गए हैं। और उसमें लिपि कौन सी इस्तेमाल की गई है? तो ब्राह्मी लिपि इस्तेमाल की गई है। ये सभी बातें आपको याद रखना है कि हेलियोडोरस कौन थे? तो यूनानी राजदूत थे। जो कब आए थे? तो भैया जब भागभद्र जो कि शुंग राजा थे उनका शासन चल रहा था विदिशा में, उस दौरान विदिशा आते हैं। और विदिशा में यह खम्भ बाबा या गरुड़ स्तंभ की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। धर्म का भी पूछा हुआ है, किस धर्म से संबंधित है? तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हेलियोडोरस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिध साल भंजिका के लेखक कौन है? क्या बिध साल भंजिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वह है राजशेखर। कौन है? राजशेखर इसका राइट आंसर है। अब देखिए राजशेखर की हम बात करते हैं तो राजशेखर जो मूलतः थे वो कहाँ से थे? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। परंतु यह प्रतिहारों के शासनकाल के दौरान क्या थे? उनके मंत्री हुआ करते थे। मंत्री के साथ यह बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारे बुकें लिखी गई, जैसे काव्य मीमांसा लिखी इन्होंने। सभी नोट कीजिएगा क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं पूछी गई है, तभी मैंने ऐड ऑन की है। काव्य मीमांसा, बाल रामायण, फिर उसके बाद बाल भारत, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी के बाद भुवन कोश, फिर हर विलास, और एक और कौन सी है? तो सर बिध साल भंजिका, बिध साल भंजिका। ये सभी बात आपको याद रखना है। और जो राजशेखर थे किसके शासनकाल में थे? तो जब प्रतिहार शासक कौन थे? महेंद्र पाल प्रथम थे। कौन थे? महेंद्र पाल प्रथम थे। उनके राज दरबार में क्या थे? कवि या मंत्री थे। यहाँ एसएससी ने पूछा था कि किसके राज दरबार में थे, और अभी 2022-23 में पूछा है। तो भैया एमपीपीएससी भी क्या करता है? उन्हें ही कवर करता है, तो पूछा जा सकता है। तो देखिए राजशेखर की हम बात करते हैं तो राजशेखर कहाँ से? मूल रूप से महाराष्ट्र से थे, परंतु यह प्रतिहार राजाओं के मंत्री या साहित्यकार हुआ करते थे। यहाँ महेंद्र पाल प्रथम जो कि प्रतिहार शासक थे, उनके काल के दौरान क्या थे? उनके काल में मंत्री और साहित्यकार थे। इनके द्वारा काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, एमपीपीएससी ने 2 से 3 बार पूछी है कपूर मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो आज हमने वापस से कवर कर लिया। बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास और बिध साल भंजिका, ये 4-5 किताबें आपको इनकी याद रखना है। किसके शासनकाल में थे ये बात भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राम रसायन के लेखक कौन है? क्या पूछा है भैया? राम रसायन के लेखक कौन है? तो भैया इसके राइट आंसर है पद्माकर जी। अब हम पद्माकर जी की बात करते हैं तो पद्माकर जी का जो जन्म होता है वह होता है सागर में। और जो बुंदेला शासक होते हैं, बुंदेला शासकों के ये क्या होते हैं? राज्य कवि होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे कि गंगा लहरी, बहुत बार एमपीपीएससी ने पूछा है। फिर अलीजा प्रकाश, प्रबोध पचासा, पद्माभरण, पद्माभरण, ये आदि किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आदि किताबें पद्माकर के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ सभी बातों को आपको याद रखना है। गंगा लहरी, अलीजा प्रकाश, प्रबोध पचासा, बहुत बार एमपीपीएससी ने पूछा है। और यह भी पूछा है कि पद्माकर किस भाषा के कवि थे, तो आपको याद रखना है कि यह बुंदेली भाषा के कवि हुआ करते थे और बुंदेला राज शासकों के अधीन हुआ करते थे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सागर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बघेली को उत्तर प्रदेश के किस बोली के निकट माना जाता है? तो भैया देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना कैसे इन्हें पार पाते हैं ऐसे प्रश्नों से, क्योंकि आप सही से तो पढ़ते नहीं, बस ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है? तो सर इसे मूल रूप से हमारे यहाँ बघेलखंड बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है बघेलखंड बोलते हैं।
अब यहाँ पर क्या लग जाता है, उत्तर प्रदेश, यही पता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज आदि के द्वारा कन्नौज के निकट कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। अब बघेलखंड किसके पास है, तो सर कन्नौज वगैरह के पास ही लगभग पड़ता है, तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो सर ब्रज भाषा बोली जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ब्रज भाषा हो सकता है क्या, क्योंकि ब्रज भाषा कहाँ पर है, इधर उत्तर प्रदेश में ये वाले बेल्ट में बोली जाती है, ललितपुर के ऊपर वाले, मथुरा वृंदावन ये वाले क्षेत्र में। फिर जब आप इधर आओगे तो ये क्या बिहार के थोड़े निकट पड़ता है, तो यहाँ पर कौन सी भाषा चलने लगती है, अवधी भाषा चलने लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अवधी भाषा इसका राइट आंसर है कि बघेली भाषा किस बोली के निकट है, तो अवधी भाषा बोली के निकट है। अब देखो भैया, इसे रीवाई के नाम से भी जानते हैं, रीवाई भाषा भी इसे बोला जाता है। फिर रीमही भाषा के नाम से भी इसे जानते हैं, विंध्यन भाषा के नाम से भी इस भाषा को जानते हैं। ये सभी बात आपको याद रखना है। ब्रज भाषा मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मध्य भारत के पठार में बोली जाती है, ग्वालियर, मुरैना, भिंड वाले क्षेत्र में। फिर छतरपुर ये वाले क्षेत्र में हमें कौन सी देखने को मिलती है, बुंदेलखंड भाषा देखने को मिलती है। ये सभी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेलखंड के लोक देवता के रूप में मान्य हैं, यानी पूछ रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोक देवता किसे माना जाता है, तो आप सभी को पता है लाला हरदौल को बुंदेलखंड का देवता माना जाता है। तो देखिए भैया, इनकी कहानी है लगभग कब की, 10वीं शताब्दी के दौरान की। कब की, 10वीं शताब्दी के दौरान की इनकी कहानी है। एक राजा थे बीर सिंह, कौन, बीर सिंह। बीर सिंह के 8 पोते थे, पहले का नाम था जुझार सिंह और 8वें बेटे का नाम था हरदौल, हरदौल सिंह। अब क्या होता था कि जुझार सिंह क्या होते थे कि शासन संभालते थे, तो अधिकतर टाइम ये शासन में बिजी रहते थे, और हरदौल शासक क्या करते थे, पूरी जो घर की देखरेख करते थे। तो इनका एक सैनिक या जो आइट साइड के लोग थे, वहाँ हरदौल सिंह के ऊपर एक आरोप लगा देते हैं कि जुझार सिंह की पत्नी के साथ इनके अभेद संबंध है। तो जुझार सिंह इन्हें जहर खाने को देता है, तो हरदौल सिंह क्या करते हैं, जहर खा के अपने प्राण त्याग देते हैं। इसलिए बुंदेलखंड में सत्य के लिए इन्हें हमेशा पूजा जाता है, और जब भी विवाह का कार्यक्रम होता है या कुछ भंडारा होता है, उस टाइम सबसे पहले हरदौल लाला की पूजा की जाती है। आपने भी सुन रखा होगा कि विवाह के दौरान हरदौल लाला की पूजा की जाती है, क्योंकि यह क्या है, प्रेम और सत्य के प्रतीक हैं, इसलिए वहाँ पर इन्हें क्या, लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, लाला हरदौल। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन है, तो ये 10 बार समझा दिया भैया, कौन है, तो चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया है। तो सर किस शैली में बने हुए हैं, यहाँ भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, यहाँ मेनली पंचायतन शैली में बने हुए हैं। कौन सी, पंचायतन, जो कि नागर शैली की एक उपशैली है। पंचायतन यानी क्या होता है कि बीच में गर्भगृह होता है और उसके चारों ओर मंदिर होते हैं। क्या होते हैं, चारों ओर मंदिर होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, पंचायतन शैली बोला जाता है। ठीक है, पंचायतन शैली में यहाँ के पूरे मंदिर बने हुए हैं। स्टार्टिंग में उनकी संख्या 85 थी, वर्तमान में 23 या 25 उनकी संख्या है। 1986 में उन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये बात भी बता चुका हूँ। 9वीं 10वीं शताब्दी यानी 950 से लेकर 1050 ईस्वी के दौरान इन मंदिरों का निर्माण हुआ था, और किसके द्वारा, चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की बात करते हैं हम, तो कंदारिया महादेव मंदिर, फिर यहाँ पर हमें मिलता है लक्ष्मण मंदिर, फिर यहाँ पर हमें मिलती है 64 योगिनी मंदिर आदि मंदिर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 3 भागों में तोड़ा गया है। सर कौन कौन से, एक तोड़ा गया है, आप सभी को पता है कि जैसे 64 योगिनी और उसके बाद दूल्हा देव मंदिर, ये मंदिरों के नाम याद रखना। ये 3 वाला डिवीज़न में बहुत बार करा चुका हूँ, बार बार कराने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं। तो हमने भैया क्लास पढ़ी थी और मैंने बताया था जहाँ पर ज़्यादा पानी गिरेगा वहीं पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो सघन वन पाए जाएंगे। अब सर कहाँ पर पानी गिरता है हमारे यहाँ सर्वाधिक, तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक पानी गिरता है, यानी बघेलखंड वाले क्षेत्र में हमें सर्वाधिक पानी देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक हमें वन घने कहाँ मिलेंगे, तो सर पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगे। तो देखो भैया, दुधवारा नरसिंहपुर के निकट, तो सर बिल्कुल नहीं।
गिर्द ग्वालियर के निकट तो सर बिल्कुल नहीं, वहाँ तो झाड़ीदार वन पाए जाते हैं क्योंकि पानी कम गिरता है। सतपुड़ा मेकाल क्षेत्र में, हाँ सर बिल्कुल ही राइट आंसर है, क्योंकि जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसे मैप में हम देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र काय में गिना जाता है, तो मेकाल सतपुड़ा वाले क्षेत्र में गिना जाता है। और आप सभी को पता है बालाघाट में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर कैसे वन होंगे, घने वन होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा मेकाल क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन मालवा के पठार की सही अवस्थिति दर्शाते हैं। तो देखो भैया, यह मध्य अधित्यागता के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो भैया सर देख सकते हैं एक बार, इसे राइट मान लो। यहाँ बेतवा और जोहिला घाटी के मध्य स्थित, तो सर यहाँ तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है गलत, तो आ जाओ भैया, जोहिला कहाँ से निकलती है, तो सर 3 नदी आपने बताई है अमरकंटक से, सोन, जोहिला और एक और भैया सर नर्मदा। ठीक है, यहाँ से बहती है बेतवा और यहाँ से बहती है जोहिला। अब जोहिला और दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है क्या हमें, तो मालवा, ये वाला प्रश्न गलत हो जाएगा। अब देखो बी वाला कहाँ से हटा सकते हैं, ये वाला प्रश्न हटा दो सर, ये वाला भी हटा दो, यानी ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं। अब देखो यहाँ बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है, तो बुंदेलखंड यहाँ पर है। अब बुंदेलखंड के पश्चिम में जरूर है सर, पूर्व में नहीं है, तो यानी ये वाला भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा क्या, तो सर पहला वाला सही है, और नर्मदा के उत्तर में स्थित है, हाँ बिल्कुल सही है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा मालवा का पठार है। यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, आप सभी को पता है। निर्माण किससे हुआ है, तो सर ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकला उसके जवाब से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानें हमें देखने को मिलती है, ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है, सिगार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर है। यहाँ पर हमें जाना पाव भी देखने को मिलती है, जाना पाव की ऊंचाई कितनी है, 854 है। यहाँ से कुछ प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जैसे चंबल हो गई सर, माही हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई आदि, यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। ये सभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। मांडू जो कि धार में है, वहाँ भी किसके अंतर्गत आता है, तो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में सत्य है। तो देखो भैया, इसको हम एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। असत्य पूछा है, मैंने क्या बोला, नहीं, असत्य वाले प्रश्न बहुत आते हैं। देखो दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, औसत वार्षिक वर्षा 200 mm से कम होती है। आप सभी को पता है 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm होते हैं, ये तो आप जानते हो। अब 200 mm देखोगे तो 200 mm में कितने हो जाएंगे, तो सर यहाँ पर हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब हमारे यहाँ क्या 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है क्या, तो सही यहीं से सही हो जाता कि सर ये वाला क्या होता है, ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। क्योंकि हमारे यहाँ कितनी लगभग 55 से ऊपर वर्षा होती है अधिकतर टाइम। ठीक है, सर्दियों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से लेकर अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहता है, तो बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम और उत्तर में कम वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही है। ये भी मैंने आप सभी को बता रखा है कि सर्वाधिक वर्षा पूर्व में, वही लिखा हुआ। और अभी हाल थोड़ी देर पहले हमने एक प्रश्न लगाया था। ठीक है, तो कभी कभी वो mm में पूछ लेता है, तो आपको समझना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं, 10 mm होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जोहिला, सुहागपुर, पेंच, कानन एवं सिंगरौली क्षेत्र में कौन सा ऊर्जा संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है। 10 बार पढ़ा दिया है, कौन सा है, तो सर कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। और सुहागपुर, जोहिला, पेंच, कानन वाले क्षेत्र में कोयला पाने के कारण हमें वहाँ पर कौन से ताप विद्युत केंद्र मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, कौन से ताप विद्युत केंद्र हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए सर, मध्य प्रदेश का पूर्वी बेल्ट यानी सोन और जोहिला नदी घाटी, और साथ में कान्हन, पेंच नदी घाटी मुख्य रूप से कोयले के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर है सिंगरौली। सिंगरौली में सबसे मोटी परत हमें देखने को मिलती है, किसकी, कोयले की। फिर यहाँ पर आते हैं सुहागपुर, तो सुहागपुर जो है वहाँ सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, ये सभी को आपको पता है। यहाँ पर कानन नदी बहती है, यहाँ पर पेंच नदी बहती है, उनकी घाटी में भी हमें क्या देखने को मिलता है, कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मैग्नीज अयस्क की प्रमुख पेटी किन जिला क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए आप सभी को पता है, 10 बार बता चुका हूँ,
कि क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमें मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है, ये वाली बेल्ट में। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमें क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है। तो देखो बालाघाट बिल्कुल सही है, छिंदवाड़ा सर बिल्कुल सही है, यानी यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुरैना शिवपुरी में नहीं पाया जाता, सीधी कटनी मंदसौर में नहीं पाया जाता, ग्वालियर खंडवा में बिल्कुल नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है, बालाघाट और छिंदवाड़ा में। एक खान बताई थी कौन सी, भार बेली की खान या भरवेली की खान, दोनों आपको याद रखना है। काय की है, तो मैग्नीज से संबंधित है। कहाँ पर है, तो बालाघाट में। एशिया की सबसे बड़ी खुले मुँह की खदान है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का अब कौन सा नंबर है, तो सर पहला नंबर है, ये बात भी आपने बताया है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का मैग्नीज उत्पादित होता है उसे कहाँ पहुँचाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई स्टील पावर प्लांट में पहुँचाया जाता है, क्योंकि मैग्नीज का अधिकतर इस्तेमाल किस में किया जाता है, लोहा या स्टील पावर प्लांट या स्टील प्लांट में किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, समझ में आ गया। इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर अशोकनगर एवं ललितपुर की सीमा पर बांध बनाया गया है, तो बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है। इस बांध की ऊंचाई इतनी है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा सर। तो भैया किसकी बात कर रहा है, ललितपुर के पास की बात कर रहा है। गांधी सागर कहाँ पर है, तो सर गांधी सागर तो मंदसौर में है। फिर बात कर रहा है बाण सागर की, तो बाण सागर कहाँ पर है, शहडोल में है। अब सर हमें एक ऑप्शन दिख रहा है राजघाट, तो राजघाट आपने कल ही पढ़ाया था हमें कि बेतवा नदी ललितपुर और अशोकनगर की सीमा पर राजघाट बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर, तो बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और इसे किस नाम से जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब मैंने इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी बताई थी। फिर मैंने आपको एक कहानी बताई थी, यहाँ से भांडेर नहर निकलती है, जिसके द्वारा दतिया और दतिया अशोकनगर ग्वालियर वाले क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई होती है। तो ये भी सर बिल्कुल सही पॉइंट हो गया। अब कहाँ पर है, ललितपुर में है, और अशोक मध्य प्रदेश भी इसका सहयोग कर रहा है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश के मध्य, तो किसके मध्य हो जाएगी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य, तो ये वाला पॉइंट भी सही हो जाता है। तो ऐसे ही इन्हें याद रखना है। फिर एक धसान नदी थी, एक बीना नदी थी, एक जामनी नदी थी, फिर एक मैंने बताई थी कौन सी, हलाली नदी। हलाली, धसान, बीना और जामनी, ये सभी नदी मैंने कल आपको बताई थी। धसान नदी के ऊपर धसान परियोजना चलाई जा रही है, कहाँ पर, रायसेन में। हलाली के ऊपर हलाली परियोजना, जिसे क्या कहा जाता है, अशोक सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है, विदिशा जिले में है। तो ये सभी बातें याद रखना है। बीना में मैंने आपको बताया था भालकुंड जलप्रपात हमें देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पर, सागर के बीना में स्थित है। ठीक है, कितने सारे पॉइंट बता दिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, राजघाट। गांधी सागर किस किस के, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य की संयुक्त परियोजना है, और बाण सागर सर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की संयुक्त परियोजना है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छतरपुर जिले में पाया जाने वाला हीरा निम्नलिखित में से किस विकास खंड में अवस्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी वाला, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उन विकास खंडों में हमें हीरा नहीं देखने को मिलता है। हमें किस में देखने को मिलता है, बाक्सवाहा तहसील या बाक्सवाहा जो विकास खंड है उसमें हमें मुख्य रूप से हीरा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर राजनगर नामक एक तहसील है, वहाँ पर भी हमें हीरा मिलता है। और यहाँ पर बंदर करके एक मैंने आपको क्या बताई थी, खदान बताई थी, बंदर हीरा की खाने, यह हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो छतरपुर में देखने को मिलती है। फिर मैंने आपको बताया था कि हीरे में मध्य प्रदेश का एक अधिकार है, उत्पादन में पहली रैंक लेके बैठा है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में मिलता है। उप श्रेणी पूछ लेगा तो बिजावर उप श्रेणी से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। पन्ना और छतरपुर मुख्य रूप से इसके लिए जाना जाता है, किसके लिए, हीरो के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग को अलग कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर है सी वाला, यानी अप्रैल 2010 में क्या करा था, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग को अलग कर दिया गया था। क्यों किया होगा, तो सर इसलिए किया गया होगा क्योंकि हमें नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना है। नवीनीकरण ऊर्जा क्या होती है कि वह ऊर्जा जो नवीन तकनीकों के द्वारा बनाई जा रही है, जैसे सौर ऊर्जा, आप सभी को पता है, पवन ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा आदि क्या है, नवीन ऊर्जा है, जो कि क्या
प्रदूषण नहीं फैलाती हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो नवीनीकरण ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 2010 में, आपको याद रखना है। मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का 8वां नंबर है। फिर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा है? चौथा नंबर है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की बात है, यहाँ रैंक पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश का वर्तमान नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन का जो उत्पादन है वह कितना है? 5462.09 मेगावाट। यानी मध्य प्रदेश की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी है? 5462.09 मेगावाट है। ये बात भी आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कल ही हमने देखा था। देखिए रिपीट हो रहा है प्रश्न, हम इनको जो प्रीवियस ईयर को लगा रहे हैं उसका कारण यही है कि एमपीपीएससी अधिकतर प्रश्नों को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसलिए इस सीरीज को देखना आपका ज़रूरी है। तो भैया सर्वाधिक कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा होती है सर लगभग 67% क्षेत्रफल पर। यह बात मैंने आपको बताई थी। फिर सबसे ज़्यादा जो सिंचित जिला था वो मैंने आपको कौन सा बताया था? तो सर आपने हमें बताया था ग्वालियर। और सबसे कम सिंचित मैंने आपको बताया था डिंडोरी। मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता की हमने बात करी थी तो 50 लाख हेक्टेयर हमारी क्या है? वर्तमान सिंचाई क्षमता है। अगस्त 2024 की बात है ये। फिर हमें 2028 तक कितनी? 1 लाख करोड़ हेक्टेयर हमें क्या करना है? सिंचाई क्षमता को बढ़ाना है, या 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हमें करनी है। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी को पता है कि सर ऊंचाई और वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है, इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है? तापमान कम देखने को मिलता है। अब देखो पचमढ़ी कहाँ पर है? तो पचमढ़ी सर हमें पाई जाती है नर्मदापुरम जिले में। नर्मदापुरम की एक पिपरिया नामक तहसील है, वह उसके निकट ही हमें क्या मिलती है? पचमढ़ी देखने को मिलती है। यहाँ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्या है? भाग है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का यह भाग है, आपको याद रखना है। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सर धूपगढ़ हमें देखने को मिलता है, सिल्वर फॉल देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर बी फॉल देखने को मिलता है। अधिकतर लोग इसे क्या बोल देते हैं? मधुमक्खी झरना भी लिखा है बहुत सारी किताबों में, पर उसका क्या है भैया? बी फॉल ही आपको याद रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पांडव की गुफाएं देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें रीछगढ़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है पचमढ़ी में। कभी जाओ तो इन सभी को घूम के आपको आना है। यहाँ पर एक शिव भगवान का बहुत फेमस मंदिर है, चौरागढ़ का मंदिर, चौरागढ़ महादेव का मंदिर, जो कि लगभग 1326 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या जो अपना त्रिशूल होता है भगवान का, उसे लोग बाग क्या भेंट करने आते हैं भगवान को। क्यों? जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आपको यह बात भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? तो आप सभी को पता है कि सर लालजी टंडन तो अभी हाल ही में पद पे रहते हुए शांत हुए। कुंवर महमूद अली खां के बारे में आपने बताया था, पहले परमार राजाओं से संबंधित थे, बाद में इन्होंने क्या मुस्लिम धर्म अपना लिया था। सरला ग्रेवाल सर मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं, ये भी आपने बताया था। कैलाश नाथ काटजू सर ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, जो कि तीसरे नंबर के थे। भगवंत राव मंडलोई के बाद कैलाशनाथ काटजू बने थे, जो कि भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। कौन रह चुके थे? रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। आपको कैलाशनाथ काटजू के बारे में इतनी जानकारी रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो भैया सर भगवत दयाल शर्मा के बारे में तो आपने 10 बार हमें बता दिया कि राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, और हरियाणा के क्या थे? मुख्यमंत्री थे, ये भी मैंने आपको बताया था। और एमपीपीएससी ने पूछा भी है। राम नरेश यादव भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और सर सत्यनारायण सिंह के ज़माने में हमारे यहाँ क्या लगा था? तो आपातकाल लगा था। तो ये व्यक्ति को तो आपने हमें रोजाना पढ़ा रहे हैं, तो ये तीनों तो हमें पता है। सुंदर लाल पटवा जी क्या थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और इनके काल के दौरान 1990 के समथिंग क्या लगा था? हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में मैंने आपको क्या बताया कि रोजाना हम 3 से 4 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज देखिए करंट अफेयर कौन सा है। तो मध्य प्रदेश द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सबसे पहले किशोर कुमार सम्मान की बात करते हैं तो भैया 1997 में चालू किया था, और 5 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती।
यहाँ क्यों दिया जाता है? पटकथा, यानी जो आप फिल्म की कहानी लिखते हैं, कहानी लिखने के क्षेत्र में इसे प्रदान किया जाता है। और 2023 में यह अवार्ड राजकुमार हिरानी को दिया गया। कब दिया गया? तो हाल ही में इस महीने से पहले किशोर कुमार समारोह हुआ था। कहाँ पर? खंडवा जिले में। और खंडवा जिले में इन्हें क्या दिया गया था? किशोर कुमार सम्मान दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लता मंगेशकर सम्मान समारोह 2024 आयोजित किया गया? तो इसी साल 2024 में जो हमारा इंदौर है, इंदौर में लता मंगेशकर सभागृह में लता मंगेशकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है। इस दौरान 2022 और 2023 के लिए लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किए गए। 2023 के लिए जो दिया गया था उनका नाम था गायिका चित्रा, ठीक है। और 2022 के लिए उत्तम सिंह को दिया गया था। देखो, लता मंगेशकर सम्मान की बात करते हैं तो 1984 में शुरू हुआ। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। और यहाँ मेनली गीतकार को यहाँ सम्मान दिया जाता है, ठीक है। लता मंगेशकर की बात करते तो इनका जन्म इंदौर में हुआ था, आप सभी को पता है। और 2001 में इन्हें क्या दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था। इतनी जानकारी आपको याद रखना है क्योंकि एमपीपीएससी ने बहुत बार पूछी है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के कितने ग्रामों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया है? तो भैया हाल ही में अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के 3 ग्राम को क्या घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। सर उन 3 गांवों के नाम बता दो। तो एक है भैया प्राणपुर, क्या है? प्राणपुर है, जो कि कहाँ पर है? अशोकनगर में है। ये पेपर में पूछा जा सकता है तो आपको पूरा देखना है। फिर दूसरा है साबरबनी, जो कि कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। और एक है लाड़पुरा, जो कि कहाँ पर है? निवाड़ी में है, ठीक है। अब प्राणपुर की हम बात करते हैं तो यहाँ देश का पहला हैंडलूम क्राफ्ट विलेज के रूप में क्या किया गया है? इसे निर्मित किया गया है। यानी हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में एक गांव को प्रसिद्धि प्राप्त दिलाई गई है, उसका नाम क्या है? प्राणपुर। साबरबानी को विलेज टूरिज्म, आजकल आप बात सुनते होंगे कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं उन्हें गांव का जो वातावरण रहता है उसका हमें अनुभव कराना है, उसके लिए साबरबानी गांव में विलेज टूरिज्म स्टार्ट किया गया है। और लाड़पुरा जो निवाड़ी में, यहाँ पर भी विलेज टूरिज्म शुरू किया गया है। तो भैया ये 3 विलेज को सर्वश्रेष्ठ ग्राम घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, आपके पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि प्राणपुर किस जिले में है, साबरबानी किस जिले में, लाड़पुरा किस जिले में है, कौन से गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित नहीं किया गया। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी याद रखना है। अब देखिए, जाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? और वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? इन दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी तरह हम आपसे कल वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।